हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आपकी 8वीं बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं 19 फरवरी से। तो जल्दी से हो जाइए तैयार। नमूना प्रश्न पत्र कैसा पेपर आपके परीक्षा में आने वाला है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि RSCERT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र है। इसी पैटर्न पर आपके सारे पेपर आने वाले हैं और हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न आपके इस बार की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आ जाएं। तो अच्छी तरह से इन पेपर को आप हल कर लीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि ये पेपर आएगा, ये असली पेपर है। किसी के पास कोई असली पेपर नहीं होता है। तो बच्चों, आप तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए ये पेपर देखते रहिए। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का विषय हिंदी का पेपर, जो कि 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक इसका होगा यानी कि 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो सबसे पहले इसमें खंड अ दिया हुआ है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क्रम संख्या 1 से 8 तक। ठीक है, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना है और लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के ज़माने में कौन कौन से लोग फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर है झूठे और फरेबी लोग। अ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो यहाँ हम इसका उत्तर लिख देंगे अ। प्रश्न नंबर 2, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था। लाख की चूड़ियाँ आपका पाठ है, तो बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है आम। ऑप्शन ब पर ये सही उत्तर है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। यहाँ पर सही उत्तर है सुगंध, ऑप्शन स। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, के पग में पनही न हती सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो पनही, पनही को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है जूता, पनही यानी जूता, जो कि ब ऑप्शन पर है और ब ऑप्शन हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है लोटा उसके पैर पर गिरा था। ब ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ब ऑप्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द बनेगा। पुस्तक का बहुवचन आप सबको भी पता होगा पुस्तकें, लेकिन इसमें मात्रा भी देखनी है आपको कि सही मात्रा कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पुस्तकें लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो स ऑप्शन हम यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आवट प्रत्यय से बना शब्द है आवट। अब देखिए यहाँ अनागत दिया है, सजावट दिया है, मनभावन दिया है, सरसराहट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कौन सा शब्द सही है इनमें से, सजावट, ऑप्शन स यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आवट में आवट प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है, सजावट, सज प्लस आवट यानी सजावट। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन अ, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले, यहाँ पर हम अ लिख देंगे। ठीक है। अब आ जाता है खंड ब, जिसमें प्रश्न है 9 से 14 तक। प्रश्न नंबर 9 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं। तो सही उत्तर है, मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता है और वे अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है। यानी कि जो लक्ष्य वो करना, जो कार्य करने के लिए लगाए गए थे, जो लक्ष्य उनको दिया गया था उसको भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की चीज़ें उसमें से खोजते रहते हैं। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 10, सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है। बाज और सांप पाठ के अनुसार लिखिए। तो उत्तर है, चूंकि बाज खून से लथपथ अधमरा सा और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, इसलिए सांप को लगा
कि उससे डरना बेकार है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा है? तो उत्तर है, कबीर ने साधु से उसकी जाति न पूछकर ज्ञान की बात पूछने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य की भलाई साधु की जाति से नहीं होती है, बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से उसका हमेशा या हमारा उद्धार होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, सूरदास पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसा उलाना क्यों दिया? तो उत्तर लिखा है हमने, गोपी ने यशोदा को ऐसा उलाना इसलिए दिया क्योंकि दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपी के घर को सूना समझकर उसके घर में घुस गए और माखन खाया और अपनी मित्रों को भी दूध दही खिलाया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। अध्यापन कार्य कराने वाला अध्यापक, चूड़ियाँ बनाने वाला मणिहार। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों, जैसे पृथ्वी का, भूमि और धरा, शरीर का, तन और देह। तो इस तरह से ये पाठ अपना पूरा हो जाता है। अब आता है खंड स। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 15 से 22 तक के हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? ठीक है, तो यहाँ उत्तर देखते हैं इसका। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। उसे 250 रुपये तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी नहीं मिले थे। उसे लगा कि पत्नी से मांगे समय में वह कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा और अपनी पत्नी को दे देगा। प्रश्न नंबर 16 है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर उम्र दराज होने के कारण झुर्रियों के निशान होते हैं, उसी प्रकार बस इतनी अधिक काम में ली जा चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान हो रहे थे। प्रश्न नंबर 17 है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो सब प्रसंग इसका है, यह एक पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और व्याख्या यहाँ पर दी है हमने। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आँखों से ओझल होना। तो आँखों से ओझल होने का पहले अर्थ देख लेते हैं। नज़र से दूर हो जाना या किसी की दृष्टि में न रहना। और वाक्यों में प्रयोग लिखा है, जब से मोहन शहर छोड़कर गया है तब से वह सबकी आँखों से ओझल हो गया। दूसरा है घुटने टेकना। तो घुटने टेकना का अर्थ है हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। और वाक्यों में प्रयोग है, मेहनती व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए। तो अगर हम सड़क सुरक्षा नियमों की पालन करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला है, दुर्घटना से बचाव होता है, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, कानूनी प्रक्रिया व अर्थदंड से बचाव होता है, स्वयं में अनुशासन और सभ्यता का विकास होता है। ठीक है ना। तो इतने सारे फायदे हैं हमें जो ट्रैफिक नियम है अगर हम उनको मान लेते हैं तो।
प्रश्न नंबर 20 है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुले में शौच करने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है तथा अनेक बीमारियां फैलती हैं। शौचालय के प्रयोग से गंदगी नियंत्रित रहती है, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और समाज में स्वच्छता एवं सभ्यता का स्तर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में कौन कौन से शब्द है बच्चों? कर, दिशी, उल्लास, गारी, बस और आलम। ठीक है। पहला यहाँ दे रखा है, मस्ती का आलम साथ चला, तो यहाँ आलम शब्द इनमें से आ गया है। अब अगला देखते हैं। यहाँ देखिए सेकंड को, आवत गारी एक है, यहाँ गारी आ गया। माला तो कर में फिरे, यहाँ कर आ गया। आए बनकर उल्लास, अभी उल्लास आ गया। मनुआ तो दहूँ दिस फिरे, तो यहाँ दिस आ गया। चलना है बस इसलिए चले, ठीक है, यहाँ बस आ गया। अब है प्रश्न नंबर 22, निम्न के शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ स्तंभ क और स्तंभ ख है, तो स्तंभ क के शब्दों को ख से सही शब्दों से मिलान करना है। भूई यानी पृथ्वी, पटवनी यानी कि भेजना, अभिरामा यानी सुंदर, पछली यानी पिछली, पैठ यानी घुसकर और बेनी यानी चोटी। ठीक है, तो इनसे हमको मिला देना है इनको। अब है खंड द, निबंधात्मक प्रश्न इसमें आएंगे। प्रश्न क्रम संख्या है 23 से 25 तक। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 8 नंबर का है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर के होंगे टोटल, अलग अलग प्रश्न। तो सबसे पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आपको भी परीक्षा में सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना? तो उत्तर हम पैराग्राफ में से ही है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल को अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में चुना। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो यही हमको उत्तर अपनी भाषा में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, ग्रामीण महिलाओं के कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं? तो चौथाई हिस्सा यानी कि 25% इसमें आया है पैराग्राफ में। तो उत्तर लिखा है, ग्रामीण महिलाओं में 1/4 अर्थात 25% महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं? तो उत्तर है, पुडुकोट्टई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि महिलाओं में साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। प्रश्न नंबर 4 है, महिलाओं ने साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया? तो उत्तर है, महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ साइकिल चलाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। पराधीनता, स्वाधीनता, पराधीनता का विलोम है स्वाधीनता और अनिच्छा का है इच्छा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 24, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी, यहाँ इसको ध्यान रखें, अरिजीत या मनस्वी हैं। लड़का के नाम लिखना है तो अरिजीत और लड़की का नाम लिखना है तो मनस्वी।
अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हमको स्कूल का नाम ये लिखना है और अपना नाम ये लिखना है, ठीक है। अथवा में दूसरा दिया हुआ है, अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। यानी कि आपका मित्र है जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है देवराज, उसके लिए आपको एक बधाई पत्र लिखना है क्योंकि उसका हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में वो प्रथम आया है और राज्य स्तर पर उसका चयन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर का प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तारीख डाल के दिनांक 21 जुलाई, जो भी आपकी तारीख आप डालना चाहो वहाँ यहाँ लिख देना, सन लिख देना 2026। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। अब एक बार यहाँ आप देख लीजिए कि आपके विद्यालय का नाम यहाँ क्या लिखना है, बीकानेर ही है, तो यहाँ सही लिखा हुआ है, आपको यही गलती नहीं करनी है। विषय, विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले सकें। धन्यवाद। प्रार्थी, यहाँ पर आप अगर अरिजीत का नाम लिखना चाहोगे तो अरिजीत का लिखना है, मनस्वी का लिखना चाहोगे तो मनस्वी का लिखना है, ठीक है। और अथवा में फिर बधाई पत्र लिखना है, उसका भी हमने यहाँ उत्तर दिया है, ऊपर लिख दिया है बधाई पत्र। 101 रामनगर सीकर, 15 अक्टूबर 2026। प्रिय मित्र देवराज, सप्रेम नमस्ते। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा तुम्हारा चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुम्हारी इस सफलता से न केवल तुम्हारा बल्कि विद्यालय का भी नाम गौरवान्वित हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी तुम अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे और अवश्य विजयी होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये बधाई पत्र है और नीचे तुम्हारा स्नेह सहित तुम्हारा मित्र धीरज। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है ना। यहाँ भी अथवा में तो योग दिवस और किसी मेले का दृश्य, इनमें से एक पर लिखना है। या फिर ये प्रश्न नहीं करना चाहें तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। संगठन में शक्ति है, हाथी और शेर, ये हिंदी में कहानी, आपको एक कहानी लिखनी है। तो यहाँ देखिए निबंध पहले योग दिवस पर हम पढ़ लेते हैं। कैसे निबंध लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। फिर लिखेंगे योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिन वर्ष के सबसे लंबे दिन का प्रतीक भी है। अब लिखेंगे योग का महत्व। योग करने से शरीर लचीला, शक्तिशाली और रोग मुक्त बनता है। यह मानसिक तनाव दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी योग के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं और पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर उपसंहार रखेंगे। योग दिवस हमें स्वास्थ्य और अनुशासन का संदेश देता है। हमें प्रतिदिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित रह सके। तो ये योग दिवस पर निबंध था। दूसरा निबंध जो है किसी मेले का दृश्य, ये भी हमने लिखा है, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले प्रस्तावना। राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं। इन मेलों में पुष्कर मेले का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। हमने भी अपने 4 मित्रों के साथ मेले में जाने का कार्यक्रम बनाया। मेले के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन हम 4 मित्र भोजन करके एक साथ मेला देखने के लिए रवाना हुए। घर से मेले का स्थान लगभग 7 किलोमीटर दूर था, अतः हम लोगों ने पैदल यात्रा करना तय किया। अब मार्ग का दृश्य। मार्ग का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। कुछ लोग ऊंट गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे।
तो कुछ मोटर गाड़ियों पर सवार थे। कोई इक्के पर आसन जमाए हुए था। मार्ग भीड़ से भरा हुआ था। फिर लिखेंगे मेले का आनंद। वहां पहुंचकर सबने पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और रंग जी के मंदिरों के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने मेले में सजी दुकानों पर मनभावन चीज़ों को खाया और ख़रीदारी की। कुछ देर तक तमाशा देखा। हम लोग शाम को तांगे द्वारा घर आ गए। ठीक है। अब आगे देखिए उपसंहार। पुष्कर मेले का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों के मनोरंजन के साथ ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध होता है। फिर जो अथवा में प्रश्न आया था कि कहानी लिखनी है, तो पहली कहानी थी संगठन में शक्ति है। तो पहली कहानी को देख लेते हैं पढ़ के। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे हर दिन मिलकर दाना चुगते और खुश रहते थे। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे दाने बिखेर कर जाल बिछाकर और झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। भूख से परेशान पक्षियों ने बिना सोचे समझे दाने चुगने शुरू कर दिए। तभी शिकारी ने जाल खींच लिया। सभी पक्षी उसमें फंस गए। सभी पक्षी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा कि यदि हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो यह जाल हमें नहीं रोक पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी और एक जोर से उड़ान भरी। जाल हवा में उठ गया और वे सब सुरक्षित एक पेड़ पर जा पहुंचे। बाद में उन्होंने मिलकर अपनी चोंचों से जाल को काट डाला और आज़ाद हो गए। तो बच्चों, यदि हम में संगठन है यानी हम में एकता है तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी इसमें कहानी थी, यहाँ पर देखिए इसकी शिक्षा भी हमने लिखी है। जब मिलकर काम करते हैं तो कोई कठिनाई नहीं रहती है। दूसरी कहानी है हाथी और शेर की। तो इसको भी एक बार पढ़ के देख लें। एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसने अपने बल पर बहुत गर्व था। वह रोज छोटे जानवरों को डराता और कहता, इस जंगल में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। जंगल में एक शांत और विशालकाय हाथी भी रहता था। एक दिन शेर ने उसे चुनौती दी, आओ देखें कि कौन ज़्यादा बलवान है। हाथी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए होना चाहिए। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर झपट पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाकर दूर मुलायम घास पर रख दिया और कहा, देखो असली बल वह है जो संयम रखे। शेर को अपनी गलती समझ आई और उनसे क्षमा मांगी। दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो इससे शिक्षा मिलती है, सच्ची शक्ति दूसरों को डराने में नहीं बल्कि उन्हें क्षमा करने में होती है। तो ये कहानी थी हाथी और शेर की। तो बच्चों, ये हमने पूरा पेपर पढ़ लिया। इसमें कहानी, निबंध, एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र और गद्यांश वाले जो प्रश्न हैं वो सभी आए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है। तो बच्चों, इस पेपर को देख करके आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए और आगे के पेपर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उस हेतु आपको हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 5-6 मॉडल पेपर डालने वाले हैं और उनको यदि आपने कर लिया तो आपके 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। फुल में से फुल नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए कि आपने पेपर हल किया है या नहीं।